नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ राजनीतिक सिद्धांत पुस्तक में से अध्याय 6 नागरिकता। विद्यार्थियों, नागरिकता को अंग्रेजी में सिटीजन कहते हैं, सिटीजन को हिंदी में कहते हैं नगर का निवासी, राज्य का निवासी, देश का निवासी। विद्यार्थियों, अरस्तु कहता है कि नागरिक उसे कहा जाएगा जो राज्य के शासन के प्रबंध में भाग ले, न्याय के कार्यों में भाग ले, उसे नागरिक कहा जाता है। और नागरिक के पास अधिकार होते हैं, नागरिक के पास देश के प्रति कर्तव्य होते हैं। इन सभी को निभाने का अधिकार जो है नागरिक का होता है। नागरिक होकर के वह राजकाज में भाग लेता है, अपनी सहभागिता दर्ज करवाता है। विद्यार्थियों, इन सभी बिंदुओं को लेकर के हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, नागरिकता की सुप्रसिद्ध परिभाषा से शुरू करें तो नागरिकता एक राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता होती है। इस अध्याय में हम यह छानबीन करेंगे, चर्चा करेंगे कि नागरिकता का सही अर्थ क्या होता है। विद्यार्थियों, इसके बाद हम उन बहसों और संघर्षों पर भी दृष्टि डालेंगे जो पूर्ण और समान सदस्यता की व्याख्या करते हैं। अगले परिच्छेद में हम नागरिक और राष्ट्र के बीच के संबंधों को जानेंगे। विभिन्न देशों में स्वीकृत नागरिकता की कसौटी पर चर्चा होगी। नागरिकता के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का निहितार्थ है कि नागरिकता सार्वभौम होनी चाहिए। क्या इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी राष्ट्र का सदस्य मान लेना चाहिए? ऐसी हालत में हम तमाम राष्ट्रविहीन लोगों के अस्तित्व की व्याख्या कैसे करेंगे? इस मुद्दे पर बाद के परिच्छेद में भी विचार किया जाएगा। और आखिरी परिच्छेद में वैश्विक नागरिकता क्या होती है, इस पर भी हम विचार करेंगे और राष्ट्रीय नागरिकता की जगह वह किस प्रकार से ले सकता है। तो विद्यार्थियों, इस अध्याय में को पढ़ने के बाद हम इन सब चीजों को जान पाएंगे, नागरिकता के अर्थ को हम जान पाएंगे, उसकी व्याख्या कर पाएंगे। आज जिन क्षेत्रों में इस अर्थ का विस्तार दिया जा रहा है, चुनौतियां दी जा रही हैं, उनमें से कुछ विचार करने में समर्थ हम हो पाएंगे। और इसी को लेते हुए हम सबसे पहले बात करते हैं नागरिकता की परिभाषा की। नागरिकता की परिभाषा किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता के रूप में की जाती है। मतलब हम नागरिक हैं किसके? एक राजनीतिक समुदाय के पूर्ण रूप से समान सदस्य हैं। समान भागीदारी जो है हमारी राज्य के कार्यों में होगी। और समकालीन विश्व में राष्ट्रों ने अपने सदस्यों को एक सामूहिक राजनीतिक पहचान के साथ साथ कुछ अधिकार भी प्रदान किए हैं। इसलिए हम संबंध राष्ट्र के आधार पर अपने को भारतीय, जापानी या जर्मन मानते हैं। नागरिक अपने राष्ट्र से कुछ बुनियादी अधिकारों के अलावा कहीं भी यात्रा करने में सहयोग और सुरक्षा की अपेक्षा रखते हैं। तो विद्यार्थियों, किसी राष्ट्र के संपूर्ण सदस्य होने का महत्व तब ठीक समझ में आ सकता है जब हम दुनिया भर में उन हजारों लोगों की स्थिति के बारे में सोचते हैं जो दुर्भाग्यवश शरणार्थी हैं, अवैध प्रवासी हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कोई राष्ट्र अपनी सदस्यता देने के लिए तैयार नहीं होता है। विद्यार्थियों, ऐसे लोगों को कोई राष्ट्र अधिकारों की गारंटी नहीं देता और वे आमतौर पर असुरक्षित हालात में जीवन यापन करते हैं। मनपसंद राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता उनके लिए ऐसा लक्ष्य होता है जिसके लिए वे संघर्ष करने को तैयार होते हैं, जैसा कि आज हम मध्य पूर्व के फिलिस्तीनी शरणार्थियों के बारे में देख सकते हैं। नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों की सुस्पष्ट प्रकृति विभिन्न राष्ट्रों के भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन अधिकतर लोकतांत्रिक देशों ने आज उनमें कुछ राजनीतिक अधिकार शामिल किए हैं, जैसे मतदान का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, आस्था की आजादी, नागरिक अधिकार और न्यूनतम मजदूरी या शिक्षा पाने के अधिकार से जुड़े कुछ सामाजिक आर्थिक अधिकार भी दिए हैं। अधिकारों और प्रतिष्ठा की समानता नागरिकता के बुनियादी अधिकारों में से एक मानी गई है। विद्यार्थियों, नागरिक आज जिन अधिकारों का प्रयोग करता है उन सभी को संघर्ष के बाद हासिल किया गया है। विद्यार्थियों, हमने इससे पहले वाले अध्याय में हमने अधिकारों के बारे में जानकारी हासिल करी और इससे पहले हमने स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों के बारे में जानकारी हासिल करी। तो हमें यह पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हमने जीवन में अधिकारों को प्राप्त किया, किन संघर्षों के माध्यम से हमने जीवन में अधिकारों को प्राप्त किया। इसी प्रकार से जनता ने अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों को मुखर करने के लिए, मतलब प्रचलन में लाने के लिए
कुछ प्रारंभिक संघर्ष शक्तिशाली राजतंत्रों के खिलाफ छेड़ दिए थे। अनेक यूरोपीय देशों में ऐसे संघर्ष हुए, उनमें से कुछ हिंसक संघर्ष भी थे, जैसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। एशिया और अफ्रीका के अनेक उपनिवेशों में समान नागरिकता की मांग औपनिवेशिक शासकों से स्वतंत्रता हासिल करने के संघर्ष का हिस्सा रही है। दक्षिण अफ्रीका में समान नागरिकता पाने के लिए अफ्रीका की अश्वेत आबादी को सत्तारूढ़ गोरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबा संघर्ष करना पड़ा। विद्यार्थियों, ये संघर्ष 1990 के दशक के आरंभ तक जारी रहा और पूर्ण सदस्यता और समान अधिकार पाने का संघर्ष विश्व के कई हिस्सों में आज भी जारी है। विद्यार्थियों, आपने देश में महिला आंदोलन और दलित आंदोलन के बारे में पढ़ा। उनका मकसद है अपनी जरूरतों की ओर ध्यान आकृष्ट करना, जनमत बदलना और साथ ही समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीतियों को प्रभावित करना। विद्यार्थियों, नागरिकता सिर्फ राज्य सत्ता और उसके सदस्यों के बीच के संबंधों का निरूपण ही नहीं करती है, बल्कि उससे अधिक भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये नागरिकों के आपसी संबंधों के बारे में भी होती है और इसमें नागरिकों के एक दूसरे के प्रति, समाज के प्रति निश्चित दायित्व भी शामिल होते हैं। इनमें सिर्फ राष्ट्र द्वारा थोपी गई कानूनी बाध्यता ही नहीं होती, बल्कि समुदाय के सहज जीवन में भागीदारी होने और योगदान करने का नैतिक दायित्व भी शामिल होता है। देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। 17वीं और 20वीं सदी के बीच यूरोप के गोरे लोगों ने दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर अपना शासन कायम रखा। 1994 तक दक्षिण अफ्रीका में अपनाई गई नीतियों के बारे में नीचे दिए गए ब्यौरे को आप पढ़िए और देखिए। श्वेत लोगों को मत देने, चुनाव लड़ने और सरकार को चुनने का अधिकार था। वे संपत्ति खरीदने और देश में कहीं भी आने जाने के लिए भी स्वतंत्र थे। काले लोगों को ऐसे अधिकार नहीं थे। काले और गोरे लोगों के लिए पृथक मोहल्ले और कॉलोनियां बनाई गई थी और काले लोगों को अपने पड़ोस के गोरे लोगों की बस्ती में काम करने के लिए पास लेना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी। उन्हें गोरों के इलाके में अपने परिवार रखने की भी अनुमति नहीं थी। अलग अलग रंग के लोगों के लिए विद्यालय भी अलग अलग होते थे। तो आप देखिए, क्या अश्वेत लोगों को दक्षिण अफ्रीका में पूर्ण और समान सदस्यता मिली हुई थी? कारण सहित बताइए। और ऊपर दिए गया ब्यौरा हमें दक्षिण अफ्रीका में भिन्न समूहों के अंतर संबंधों के बारे में क्या बताता है, आप स्पष्ट करने का प्रयास कीजिए। क्या हम देख सकते हैं कि अश्वेत लोगों को दक्षिण अफ्रीका में पूर्ण और समान सदस्यता मिली थी? बिल्कुल नहीं मिली हुई थी। और ऊपर दिखाए गए दक्षिण अफ्रीका में जो भिन्न भिन्न समूह थे गोरे और काले लोगों के, उनमें भी किसी प्रकार का अंतर संबंध नहीं है। तो इसके साथ ही नागरिकों को देश के सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का उत्तराधिकारी और न्यासी भी माना जाता है और किसी राजनीतिक अवधारणा को समझने का अच्छा तरीका उन उदाहरणों की पड़ताल करना है जिनमें जाने माने अर्थों पर ऐसे समूहों द्वारा सवालिया निशान लगाया जा रहा है, जो महसूस करते हैं कि उनमें उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं का ख्याल नहीं किया गया है। तो विद्यार्थियों, इससे हमें क्या पता चलता है कि नागरिकता क्या होती है, नागरिकता हमारे लिए क्यों आवश्यक है और क्या पूर्ण और समान नागरिकता हमें उस देश में, जिस देश में हम रह रहे हैं, क्या हमें प्राप्त है? क्या सभी लोगों को पूर्ण और समान नागरिकता प्राप्त है? तो ऐसे हम बहुत सारे शरणार्थियों को देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसे दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे लोगों को हम देख सकते हैं जिन्हें पूर्ण और समान नागरिकता नहीं मिली हुई है, भेदभाव किया जाता है। तो इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो राज्य में पूर्ण सदस्यता रखते हैं, राजकाज में भागीदारी दिखाते हैं, राजनीतिक समुदायों में अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं, उन्हें पूर्ण और समान नागरिकता प्राप्त होती है। अब आप देखिए, संपूर्ण और समान सदस्यता क्या होती है? संपूर्ण और समान सदस्यता, अगर आपने कभी भीड़ भरे रेल के डिब्बे या बस में सफर किया है तो आप इस चलन से अवगत होंगे कि वे लोग जो प्रवेश पाने के लिए पहले शायद एक दूसरे से लड़ पड़े थे, अंदर पहुंचते ही दूसरों को बाहर रखने के साझे स्वार्थ में शामिल हो जाते हैं। जल्दी ही भीतरी और बाहरी का विभाजन उभर कर आ जाता है और बाहरी को खतरे के रूप में देखा जाने लगता है। देखिए विद्यार्थियों, कितनी बड़ी बात बताई गई है। जब हम किसी भीड़ भरे रेल के डब्बे में घुस जाते हैं या बस में घुस जाते हैं और जैसे ही हम सीट प्राप्त कर लेते हैं तो तुरंत ही हम क्या करते हैं,
जो हमारे साथ बैठा हुआ है उससे हम अपना साझा स्वार्थ शामिल कर लेते हैं, और जो आने में असमर्थ होता है या नहीं, सीट भरने के बाद जो नहीं आ पाता है, तो देखिए आप इस बस को वह ऊपर या अगल बगल चढ़ करके अपना स्थान प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो जो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आ चुका है, सीट पर बैठ चुका है, वह तो उस बस का एक यात्री हो जाता है। अर्थात हम राज्य स्तर पर अगर हम बात करें तो वह नागरिकता प्राप्त कर लेता है, तो वह कैसा हो गया, वो भीतरी हो गया, है ना। और जब जो बाहर रह जाता है तो किसी भी प्रकार से अपना स्थान प्राप्त करने का वो निरंतर प्रयास करता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लटके हुए हैं, इस बस के ऊपर चढ़े हुए हैं, लटके हुए हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, बाहरी लोग कहलाते हैं। और इसको हम राज्य स्तर पर देखें तो ये बाहरी लोग कौन कहलाते हैं, जैसे शरणार्थी कहलाते हैं, जो किसी प्रकार से अपनी आजीविका प्राप्त करने के लिए, अपने भरण पोषण के लिए किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे देश में चले जाते हैं, और उन्हें बाहरी माना जाता है और उन्हें नागरिकता नहीं प्राप्त होती है। तो वो हमेशा खतरे के रूप में, भीतरी लोगों के लिए हमेशा वो खतरे के रूप में देखे जाते हैं। मतलब जो नागरिक है राज्य के, उनके लिए वे बाहरी लोग खतरे के रूप में देखे जाते हैं। इसी तरह की प्रक्रिया समय समय पर नगरों में, प्रदेशों में, कभी कभार तो पूरे राष्ट्र में भी चलती हैं। अगर आजीविका, चिकित्सा, शिक्षा जैसी सुविधाएं और जल, जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित हों, तब बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने की मांग उठने की संभावना रहती है, भले ही वे सह नागरिक क्यों न हो। आपको मुंबई वाले के लिए का नारा शायद याद होगा, जिसमें ऐसी भावनाएं प्रकट हुई थी। भारत और विश्व के विभिन्न हिस्सों में इस तरह के अनेक संघर्ष भी होते आए हैं। इससे यह प्रश्न उठता है विद्यार्थियों की, आखिर संपूर्ण समाज सदस्यता का असली अर्थ है क्या? क्या इसका अर्थ यह होता है कि नागरिकों को देश में जहां भी चाहे रहने, पढ़ने या काम करने का समान अधिकार और अवसर मिलना चाहिए? क्या इसका अर्थ यह है कि सभी अमीर गरीब नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों और सुविधाएं मिलनी चाहिए? इसका अर्थ है क्या? हम किससे इसका अर्थ मानेंगे? इस परिच्छेद में हम पहले इन प्रश्नों के आधार पर नागरिकता का अर्थ खोजने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, हमने देश और अन्य अनेक देशों में नागरिकों को प्रदत्त अधिकारों में एक है गमनागमन की स्वतंत्रता। यह अधिकार मतलब आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार हमने दिया है, संविधान ने हमें दिया है, और यह अधिकार कामगारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गृह क्षेत्र में अवसर उपलब्ध नहीं होने पर कामगार रोजगार की तलाश में आप्रवास की ओर प्रवृत्त होते हैं, और रोजगार की तलाश में कुछ लोग देश के बाहर भी जाते हैं। हमारे देश के विभिन्न हिस्से में कुशल और अकुशल मजदूर के लिए बाजार विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए सूचना तकनीकी के अधिकतर कर्मी बेंगलोर जैसे शहरों की ओर उमड़ते हैं, और केरल की नर्सें पूरे देश में कहीं भी मिल सकती हैं। शहरों में तेजी से पनपता भवन निर्माण उद्योग देश के विभिन्न हिस्सों के श्रमिकों को आकर्षित करता है। सड़क आदि आधारभूत संरचनाओं की परियोजनाओं में भी यही होता है। आपने अपने घर या स्कूल के आसपास के विभिन्न क्षेत्रों के मजदूरों को भी देखा होगा। हालांकि अधिक संख्या में रोजगार बाहर के लोगों के हाथों में जाने के खिलाफ अक्सर स्थानीय लोगों में प्रतिरोध की भावना पैदा हो जाती है। जब बाहर के लोग स्थानीय काम करते हैं तो स्थानीय लोगों का वहां के कार्यों में अधिकार जो है धीरे धीरे कम होने लग जाता है, और अपने लिए वे खतरा महसूस करने लगते हैं। कुछ नौकरियों या कामों को राज्य के मूल निवासियों या स्थानीय भाषा को जानने वाले लोगों तक सीमित रखने की मांग भी उठाई गई है, और राजनीतिक पार्टियां यह मुद्दा उठाती हैं। यह प्रतिरोध बाहरी के खिलाफ संगठित हिंसा का भी रूप ले लेता है। भारत के लगभग सभी क्षेत्र इस तरह के आंदोलनों से गुजर चुके हैं। क्या ऐसे आंदोलन हमेशा न्याय संगत होते हैं? ये एक हमारे लिए प्रश्न किया गया है। अब देखिए मार्टिन लूथर किंग क्या बताया गया है। 1950 के दशक में 1950 का दशक संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक दक्षिण राज्यों में काली और गोरी आबादी के बीच बरकरार विषमताओं के खिलाफ नागरिक अधिकार आंदोलन के उभार का साक्षी है, और इस तरह की विषमताएं इन राज्यों द्वारा पृथक्करण कानून के नाम से चर्चित ऐसे कानूनों के जरिए पोषित होती थी, जिनसे काले लोगों को
अनेक नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जाता था। उन कानूनों ने विभिन्न नागरिक सुविधाओं जैसे रेल, बस, रंगशाला, आवास, होटल, रेस्टोरेंट आदि में गोरे और काले लोगों के लिए अलग अलग स्थान निर्धारित कर रखे थे और इन कानूनों के कारण काले और गोरे बच्चों के स्कूल भी अलग अलग हो गए। इन कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन में मार्टिन लूथर किंग जूनियर अग्रणी काले नेता थे। उन्होंने इनके खिलाफ अनेक अकाट्य तर्क भी दिए और पहला, आत्मगौरव व आत्मसम्मान के मामले में विश्व की हर जाति या वर्ण का मनुष्य बराबर है। दूसरा, किंग ने कहा कि पृथक्करण राजनीति के चेहरे पर सामाजिक कोड की तरह है, क्योंकि यह उन लोगों को गहरे मनोवैज्ञानिक जख्म देता है जो ऐसे कानूनों के शिकार हैं। किंग ने दलील दी कि पृथक्करण की प्रथा गोरे समुदाय के जीवन की गुणवत्ता भी कम करती है। वे इन उदाहरणों से स्पष्ट करना कहते हैं कि गोरे समुदाय ने अदालत के निर्देशानुसार कुछ सामुदायिक उद्यानों में काले लोगों को प्रवेश की इजाजत देने के बजाय उन्हें बंद करने का फैसला किया। इसी तरह कुछ बेसबॉल टीम टूट गई क्योंकि अधिकारी काले खिलाड़ियों को स्वीकार करना नहीं चाहते थे। तीसरे, पृथक्करण कानून लोगों के बीच कृत्रिम सीमाएं खींचते हैं और उन्हें देश के व्यापक हित के लिए एक दूसरे का सहयोग करने से रोकते हैं। इन कारणों से किंग ने बहस छेड़ी कि उन कानूनों को खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने पृथक्करण कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण और अहिंसक प्रतिरोध का आह्वान भी किया। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि हमें अपने रचनात्मक प्रतिरोध को कभी भी शारीरिक हिंसा में ढालकर पतन का शिकार नहीं होने देना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों कभी भी कोई भी दूसरे राज्य के लोग जो हैं या कोई काले गोरे लोग जो हैं किसी प्रकार से हमारे अधिकारों का हनन करते हैं या हमारे अधिकारों को लेते हैं तो इस प्रकार की विवादास्पद स्थितियां पैदा हो जाती हैं। किसी अन्य देश में स्थानीय लोगों द्वारा भारतीय कामगारों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने पर हम गुस्से से भर उठते हैं। संभव है हम में से कुछ यह भी माने कि कुशल और शिक्षित कामगारों को काम के लिए कहीं भी आने जाने का अधिकार है। राज्य भी इस तरह के कामगारों को आकर्षित करने की अपनी योग्यता पर गर्व कर सकता है, लेकिन अगर किसी क्षेत्र में काम अपर्याप्त हो तो संभव है स्थानीय लोग बाहरी लोगों की प्रतिद्वंदता से नाराज हो जाते हैं। तो क्या गमनागमन की आजादी में देश के किसी भी हिस्से में काम करने या बसने का अधिकार शामिल है? तो ये देखिए, एक राज्य का व्यक्ति अगर दूसरे राज्य में जाकर काम करता है तो वह स्थानीय लोग जो हैं वो उस चीज पर आपत्ति उठाते हैं कि इस काम पर हमारा अधिकार था, दूसरे राज्य के या दूसरे क्षेत्र के लोगों को यहाँ पे क्यों रखा गया है। तो इस प्रकार से बाहरी लोगों की प्रतिद्वंदता से वो नाराज होकर के वह चाहते हैं कि इस प्रकार की आजादी पर रोक लगाई जाए, अर्थात गमनागमन की यानी कि आने जाने की आजादी पर रोक लगाई जाए। एक अन्य बात यह भी हमारे सामने आती है विद्यार्थियों कि गरीब प्रवासी और कुशल प्रवासी को लेकर कभी कभी हमारी प्रतिक्रिया में अंतर होता है। हम अपने इलाकों में आने वाले गरीब प्रवासियों को हमेशा उस तरह स्वागत योग्य नहीं मानते जिस तरह कुशल दौलतमंद कामगारों को मानते हैं। इससे प्रश्न उठता है कि क्या गरीब और अकुशल कामगारों को कुशल कामगारों की तरह देश में कहीं भी रहने और काम करने का समान अधिकार है? देश के सभी नागरिकों की पूर्ण समान सदस्यता से संबंधित ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज हमारे देश में बहस चल रही है। यूं कभी कभी लोकतांत्रिक समाजों में भी विवाद उठ सकते हैं। ऐसे विवादों का निदान कैसे हो? प्रतिवाद करने का अधिकार हमारे संविधान में नागरिकों के लिए सुनिश्चित की गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक पहलू है, बशर्ते विद्यार्थियों वह प्रतिवाद दूसरे लोगों या राज्य के जीवन और संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नागरिक समूह बनाकर प्रदर्शन कर, मीडिया का उपयोग कर, राजनीतिक दलों से अपील कर या अदालत में जाकर जनमत और सरकारी नीतियों को परखने और प्रभावित करने के लिए स्वतंत्र होता है। अदालतें उस पर निर्णय दे सकती हैं या समाधान के लिए सरकार से आग्रह कर सकती हैं। यह भले ही धीमी प्रक्रिया हो, पर इससे कई बार न्यूनाधिक सफलताएं भी संभव होती हैं और अगर सभी नागरिकों को पूर्ण और समान सदस्यता उपलब्ध कराने के दिशा निर्देशक सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित हो तो किसी समाज में समय समय पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं के लिए सर्वमान्य समाधान पर पहुंचना संभव होना चाहिए। लोकतंत्र का यह बुनियादी सिद्धांत है विद्यार्थियों की ऐसे विवादों का समाधान बल प्रयोग के बजाय संधि और वार्ता या विचार विमर्श के द्वारा किया जाना चाहिए। ये नागरिकता के प्रमुख दायित्वों में से एक होता है। तो इस प्रकार से हम समाधानों को पेश कर सकते हैं। अभी देखिए, प्रवासी मजदूरों के बिना भारत के शहरी मध्य वर्ग के एक जीवन
मध्य वर्ग के जीवन का एक दिन। यदि प्रवासी मजदूर जो है काम करने नहीं आते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं घरेलू नौकर जो होते हैं वो प्रवासी ही होते हैं अधिकांशतः, तो आप देख लीजिए अगर वह काम पे नहीं आया है, छुट्टी ले ली है, तो आप देख सकते हैं खाना भी उसे पकाना है, कचरा भी उसे डालना है और बच्चे को छोड़ना आप देख सकते हैं किस प्रकार से, और बच्चे को लेकर शिक्षिका पढ़ा भी रही है, सारे काम खिलाना करना, सारे काम जो है बच्चे के साथ, और सारे घर के गाड़ी भी खुद को साफ करना, ये सारे काम किसके द्वारा होते हैं? प्रवासी भारतीयों के साथ ही होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं एक प्रवासी नौकर के नहीं आने से कैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो कहने का तात्पर्य है, तो उन लोगों को क्यों नहीं अधिकार देने चाहिए, क्यों नहीं उनको नागरिकता या पूर्ण सदस्यता प्राप्त होनी चाहिए? तो आप चिंतन मंथन कीजिए। नागरिकों के लिए देश भर में गमनागमन और रोजगार स्वतंत्रता के पक्ष और विपक्ष के तर्कों की जांच पड़ताल करनी है आपको ये एक्टिविटी। और क्या ऐसे किसी क्षेत्र में लंबे समय से रहने वाले निवासियों को रोजगार और सुविधाओं में प्राथमिकता मिलनी चाहिए? क्या राज्य को व्यवसायियों, कॉलेजों में बाहरी छात्रों के प्रवेश के लिए कोटा निर्धारित करने की अनुमति दी जानी चाहिए? तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे आपके पास समान अधिकार क्या है उन लोगों के लिए जो बाहरी हैं और जो आंतरिक हैं, अंदर रहने वाले हैं, उन लोगों के लिए समान अधिकार की बात करेंगे। उन लोगों की समान अधिकार की बात करेंगे जो झोपड़पट्टियों में रह रहे हैं, अवैध कब्जे बने हुए हैं, इनके बारे में भी हम अधिकारों की चर्चा आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार और धन्यवाद।